मुकेश अंबानी नेटवर्थ 10,000 करोड़, गौतम अडानी नेटवर्थ 8,000 करोड़, हाशिम प्रेमजी नेटवर्थ 900 करोड़ एंड हेयर कम्स रतन टाटा हु डोनेट्स 9,000 करोड़। टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% चैरिटी में डोनेट कर देता है। टाटा, जिनका नाम सुनकर ही इंडियंस आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। टाटा सन्स, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, यहाँ तक टाटा का नमक भी है। और न जाने ऐसे कितने बिजनेस हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आता है। और तो और इंडियन लोगों का ट्रस्ट टाटा के नाम से ही जुड़ा है और लोगों के बीच इस लेवल का ट्रस्ट बनाने वाले हैं रतन टाटा जी। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। अब टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की, जो कि रतन टाटा के दादाजी थे। लेकिन लोगों के बीच जो भरोसा हुआ वो सिर्फ एक नाम से हुआ, जो कि है रतन टाटा। अब आज के टाइम लोग टाटा ग्रुप में आंख बंद करके भरोसा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रतन टाटा, क्योंकि उन्होंने इस लेवल का ट्रस्ट इंडियंस के बीच बनाया हुआ है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जहां टाटा ग्रुप के ऊपर एक स्कैम के एलिगेशंस भी लगाया गया, जहां टाटा के ऊपर 500 करोड़ के स्कैम का एलिगेशंस लगे थे, जहां टाटा फाइनेंस जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने 500 करोड़ का स्कैम कर दिया था अपने इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन जैसे ही ये बात रतन टाटा जी को पता चली तो उन्होंने ये सिचुएशन को अंडर में लेते हुए जितने भी इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हुए थे उन सभी इन्वेस्टर्स को अपने जेब से पैसा दिया और उस मैनेजर को अपनी पोजीशन से निकाल दिया। रतन टाटा ने अपने जेब से 5,000 करोड़ रुपए उन इन्वेस्टर्स को भरे जिनके साथ स्कैम हुआ था। अब यही सब चीजें करके रतन टाटा ने इंडिया के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया, जहां लोग सिर्फ टाटा के नाम से ही एक शब्द जोड़ देते हैं, वो है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा। अब आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि टाटा ग्रुप का कितना बड़ा एम्पायर है और आगे चलकर टाटा ग्रुप की जो अच्छी कंपनीज है वो कौन सी होने वाली है, और इन फ्यूचर अगर आप टाटा के स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो आपको कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज अच्छे से मिल सके। हे एवरीवन, हाल ही में सर रतन टाटा जी की डेथ हुई मुंबई के हॉस्पिटल में। अब वो तो नहीं रहे लेकिन उनके टाटा ग्रुप का एम्पायर अभी भी है। अब बेसिकली इस वीडियो में यही बताऊंगा कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है और आपको नंबर्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग सके कि एक्चुअल में टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। और टाटा के कई ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मैंने खुद पर्सनली बाय करके रखा है और आने वाले टाइम में वो काफी ऊपर जा सकते हैं। अब टाटा तो ऐसे बहुत बड़ा नाम था, लेकिन रतन टाटा जी के आने के बाद टाटा ग्रुप का जो रेवेन्यू था वो 17 गुना से बढ़ गया, जहां अभी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ का हो चुका है। रतन टाटा के चेयरमैन बनने से पहले टाटा ग्रुप का रेवेन्यू सिर्फ 18,000 करोड़ का था और ये 18,000 करोड़ से बढ़ के टोटल 5.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। इट्स अ मैसिव ग्रोथ। और इनके चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप का कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ से बढ़ के 5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। और ये रिपोर्ट्स IIM बेंगलोर की है, जहां पूरे नंबर्स किस तरीके से बढ़े हैं वो दिख रहे हैं। रतन टाटा जी जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप टोटल 95 कंपनीज थी, उसमें से भी कई कंपनीज इंडिविजुअल काम कर रही थी। केमिकल, होटल्स, सॉल्ट, सॉफ्टवेयर, स्टील, सोप्स और वॉचेस, ये सब सेक्टर्स थे जिनके अंदर टाटा ग्रुप काम कर रही थी। अब रतन टाटा जी के पहले टाटा ग्रुप कई अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे थे। अब आज भी बेसिकली वो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के काम में और अभी के काम में काफी फर्क है, क्योंकि पहले जो सेक्टर्स में काम किया जाता था वो इंडिपेंडेंट होके अपना अपना काम करते थे। लेकिन अब रतन टाटा जी के आने के बाद सबसे पहले टाटा ग्रुप की ये प्रायोरिटी बन गई कि उन्होंने अपने बिजनेस को वापस से रीस्ट्रक्चर करना चालू कर दिया, जहां पे अच्छे तरीके से काम हो पाए और अच्छी से अच्छी सर्विस लोगों को मिल सके। रतन टाटा ने पूरे टाटा ग्रुप को ट्रांसफॉर्म किया और उनका 60% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आना स्टार्ट हुआ। टाटा ग्रुप ने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया अपने सर्विसेज को बढ़ाने के लिए और इंडियंस में और एज वेल एज ग्लोबली अपनी सर्विसेज को ले जाने के लिए, जैसे कि टाटा सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशन इन टेलीकॉम सेक्टर।
और टाटा पेट्रोडाइन फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर और टाटा इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टाटा ने सिंगापुर एयरलाइन से भी बात की जिससे वो अपनी एयरलाइन की सर्विसेज इंडिया में भी ला सके। टाटा ने न्यू वेंचर्स को फंड करने के लिए अपनी टाटा इंडस्ट्री का 20% स्टेक हांगकांग बेस्ड कंपनी जार्डिन मैथेसन ग्रुप को बेच दिया टोटल 35 मिलियन में, अकॉर्डिंग टू IIM रिपोर्ट। अब रतन टाटा जी के आने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, उन्होंने इतने तरीके से अपने बिजनेस को चेंज किया जिसकी वजह से आज रतन टाटा का और टाटा ग्रुप का इतना बड़ा नाम हो पाया, जहां पे उन्होंने पूरे ही बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना चालू किया, जहां उन्होंने फॉरेन कंट्रीज से कोलैबोरेट करना चालू किया ताकि वो इंडिया के लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाए और ग्लोबली और ज्यादा एक्सपेंड कर पाए। उन्होंने कई ऐसे लोगों से, कई ऐसी ब्रांड से कोलैबोरेट किया जिसकी वजह से इंडिया की जो सर्विसेज है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। यहाँ पे रतन टाटा का एक गोल था कि इंडिया के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सब उनके प्रोडक्ट्स की और उनकी सर्विसेज का यूज उठा पाए, जहां उन्होंने अपर क्लास से लेके मिडिल क्लास और पुअर क्लास तक के बारे में सोचा। और उनका एक गोल था जहां उन्होंने एक नैनो कार लॉन्च की थी, जहां उन्होंने ये सोचा था कि हर मिडिल क्लास आदमी कार ले सके, अफोर्ड कर सके, इसलिए उन्होंने नैनो कार निकाली जहां हर मिडिल क्लास आदमी भी कार ले सकता था। अब यही सब काफी चेंजेस करके टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाई में पहुंच गई। अब बताते हैं कि टाटा ग्रुप रतन टाटा की लीडरशिप में किस तरीके से चेंज होता चला गया। अब इंडिया के लोगों के बीच टाटा ग्रुप काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन रतन टाटा को ग्लोबली इस नाम को लेके जा रहा था, जहां उन्होंने टाटा मोटर्स के लिए 2 ग्लोबल कंपनीज को एक्वायर किया, जैगवार और लैंड रोवर, साल 2008 में, जहां इन दोनों ही कंपनी को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया था। इसके अलावा टाटा एक और सेक्टर में ग्लोबली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो कि है टाटा टी, और ये सब चीजें रतन टाटा जी की लीडरशिप में ही पॉसिबल हो पा रही थी। और टाटा ग्रुप ने अपनी सर्विसेज को और बेटर करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करना स्टार्ट किया, जिससे टाटा ग्रुप को अच्छे से लीड किया जा सके और जो फ्लॉज है उनको खत्म किया जा सके और लीडरशिप में टाटा की सर्विसेज और अच्छी मिल पाए लोगों को। टाटा ने प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट की, जैसे कि साइरस मिट्री फॉर टाटा सन्स और एस रामादोराई फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। अब यहाँ 2 मेजर मूव्स थे टाटा ग्रुप के, जिससे टाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ने लगा। पहले था टाटा स्टील्स का कोरस परचेज करना और दूसरा टाटा मोटर्स का जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर्ड करना। ये 2 मेजर चेंजेस के बाद कुछ ही सालों में टाटा ग्रुप का कैपिटलाइजेशन काफी तेजी से ऊपर जाने लगा और इसमें मेन रोल TCS का था, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, जहां पर TCS को 1968 में लॉन्च किया गया था और इसका IPO साल 2004 में मार्केट में आया था, जहां से टाटा ने टोटल 4,713 करोड़ रुपए रेज किए थे। अब इसी के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने टोटल 15 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रोवाइड किया पूरे टाटा ग्रुप को। अब अभी टाटा ग्रुप का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टाटा ग्रुप का मार्केट कैप अभी टोटल 30 लाख करोड़ रुपए का है, जहां TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इसी के साथ टाटा ने अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई किया। अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप ने अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और अभी टाटा मोटर्स इंडिया का लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन चुका है। और आने वाले टाइम में प्रेडिक्शन ये है कि टाटा मोटर्स की काफी गाड़ियां आने वाली हैं और फ्यूचर में टाटा ऐसी गाड़ियां लाने वाला है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ने वाली है। और अपने रिन्यूएबल सेक्टर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी टाटा ग्रुप बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसके चांसेस ये हैं कि इन सभी स्टॉक्स में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब एट दी एंड स्टॉक्स के भी परफॉर्मेंस बताऊंगा और कौन से स्टॉक्स बेटर है ये भी आपको बताऊंगा। अब इतने सेक्टर्स में काम करने के बाद टाटा ग्रुप ने टाटा हॉस्पिटल बिजनेस में भी आए, रिटेल सेक्टर में आए और साथ ही साथ ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। अब ऑलमोस्ट टाटा हर एक सेक्टर को कवर कर चुका है। अब टाटा ने अपने लोगों के बीच क्वालिटी देकर, लोगों के बीच भरोसा बनाकर और अपनी अच्छी सर्विसेज देकर इंडियन लोगों के बीच में ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है
कि आज लोग सिर्फ टाटा के नाम से ही चीजें लेते, और तो और टाटा ग्रुप का नाम इंडिया में तो बड़ा ही, साथ ही साथ ग्लोबली टाटा ग्रुप बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। और इसके लिए ऑल थैंक्स टू रतन टाटा सर, जिसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई, जिनकी वजह से टाटा इंडिया के साथ साथ ग्लोबली एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है और अपने नाम और अपने काम दोनों से ही इंडिया के लोगों को राज कर रहा है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी के लिए है, एज अ ट्रिब्यूट है, जहां इस वीडियो का पर्पस बस यही था कि कैसे रतन टाटा जी ने ये पॉसिबल किया और कैसे उनकी वजह से, उनकी लीडरशिप के अंडर में टाटा ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। अब मैं अपनी कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को प्लीज शेयर करना ताकि हर इंसान को पता चल सके कि रतन टाटा जी ने देश को क्या दिया। टाटा ग्रुप के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसको आप अभी से बाय करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। बेसिकली मैं सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो टाटा का जो सा स्टॉक उठा लो वो आपको लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट ही देंगे, लेकिन जो स्टॉक में मैंने अभी खुद पर्सनली इन्वेस्ट किया वो है टाटा मोटर्स का स्टॉक। अब इसके पीछे एक रीजन है। अब देखिए फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं। अब फेस्टिवल्स के टाइम में पिछले 5 सालों का डेटा देखे तो मार्केट ने फेस्टिवल्स के टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दिखाया है। इस साल भी मार्केट फेस्टिवल सीजन्स के टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दिखाएगा। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कि 2, 3, 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो अभी फेस्टिवल्स के सीजन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको 7, 8 या फिर 10% तक का मार्केट रिटर्न दे सके। और उसमें टाटा मोटर्स में ही क्यों इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि टाटा मोटर्स की पहली बात तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आने वाली है अपकमिंग, ऐसी कार से जिसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम वो चीज़ देखें तो मार्केट में इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी रीज़न ये है कि अभी फेस्टिवल सीजन्स के टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं और जो गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं तो इसकी वजह से सेल जनरेट होती है, और अगर सेल बढ़ेगी तो ये सब स्टॉक्स ऊपर जाएंगी। इसी वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। अब स्टॉक में पैसा लगाने से पहले, टाटा मोटर्स में पैसे लगाने से पहले खुद की रिसर्च भी जरूर कर लेना। अब लास्ट अगर हम 3 साल का रिटर्न्स देखें सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स का, तो लास्ट 3 सालों में टाटा मोटर्स ने रिटर्न दिया 34.45%। और चांसेस ये हैं कि आने वाले टाइम में भी टाटा मोटर्स काफी तेजी से ऊपर जा सकता है, जस्ट बिकॉज के अभी इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी चल रही है विद $3.7 ट्रिलियन। और आने वाले टाइम में प्रेडिक्शन ये है कि साल 2026 या 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। अब अगर जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक मार्केट भी बढ़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो अच्छे स्टॉक्स, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप लॉन्ग रन के लिए भी सोच रहे हो इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। अब आप भी अगर 18 से 40 साल की उम्र के बीच वाले और आपको भी जानना है कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को आप देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि एडटेक सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि पूरे ही सेक्टर में डाउनफॉल आ गया, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। अब इस वीडियो का अगर एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.